वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है हेयर केयर और हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर खिजर अली ने, हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो वी गोना बी टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट योर हेयर कि आप उसका बेहतर ख्याल कैसे रख सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ के बारे में भी हम बात करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स मीट आवर फर्स्ट गेस्ट डॉक्टर खिजर अली। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. How are you? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुडे। आज का हमारा टॉपिक है हेयर केयर के बारे में जनरली, क्योंकि हम स्किन पे तो काफ़ी फोकस करते हैं लेकिन हम इतना बालों पे फोकस नहीं करते बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर एंड वी नेवर रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कि बालों के कितने किस्म होते हैं, ड्राई भी होते हैं, थिन भी होते हैं। आप मुझे बता रहे थे, सो कैन यू टेल अस अबाउट द टाइप्स ऑफ हेयर? Well, basically टाइप्स तो डिपेंड करता है कि आपकी एज होती है कि बच्चों में जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन स्पेशली वी मस्ट फोकस ऑन व्हेन वी बिकम इन द एडल्ट एज में जब आ जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहते हैं जी हमारे थोड़े से ग्रीसी हेयर्स हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं थिक हेयर्स भी आते हैं, या फिर जो है स्प्लिट एंड्स के साथ आ जाते हैं। थिक हेयर का भी प्रॉब्लम होता है या वो खुश होता है अपने थिक हेयर से? समटाइम इट्स अ प्रॉब्लम कि वो कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं बाल हमारे और बहुत अच्छा। प्रॉब्लम होती है उसमें। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम, बट इट्स मोर लाइकली इन द इट्स पेशेंट हु हैव गॉट द वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन, उन लोगों में ज़्यादा थोड़े से थिक हेयर्स होते हैं कंपेयर टू द फेयर कम्प्लेक्शन के जो लोग होते हैं उनके हेयर थोड़े से थिन होते हैं, फाइन होते हैं और थोड़े से कलर उनका जो होता है थोड़ा सा ब्राउनिश सा होता है। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कॉम्प्लेक्शन बेसिकली। राइट, दैट्स ट्रू। तो थिक हेयर का जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व कैसे करते हैं थिक हेयर का? क्योंकि ये तो आई थिंक पहली दफ़ा ही मैं सुन रही हूँ कि जिन लोगों के थिक बाल हो उनको भी प्रॉब्लम होता है। उनमें बेसिकली कॉम्बिंग की प्रॉब्लम होती है, बाल उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो लेंथी नहीं रख सकते अपने बालों को। अच्छा, तो उनके फिर प्रॉब्लम उसको वो आप तो शॉर्ट ही रखते हैं, फिर हम उनको अल्टीमेटली ये एडवाइस करते हैं कि उनको शॉर्ट रखें और उनको शैम्पू बहुत ज़्यादा कंपेयर टू द नॉर्मल हेयर्स उनको ज़्यादा करना पड़ता है कि ताकि उनके बाल सुलझे रहें। राइट, आई थिंक थकन भी काफ़ी होती होगी Of course, of course. You need someone to have a comb on your hairs every time, you know. बिल्कुल, मतलब कि किसी बंदे को आप Of साथ में course, रखें कि आप प्लीज़ मेरे बालों को कंघी करते Yeah. रहें। लेकिन जो ये बाल थिन होते हैं, आई थिंक ज़्यादातर उसका प्रॉब्लम होता है, तो उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके बाल जो पतले हैं, जी, अब बारीक हाउ कैन बाल यू जो टेक केयर ऑफ योर हेयर? बेसिकली बारीक बाल इट्स अ प्रॉब्लम ऑलवेज। ये डिपेंड करता है कि ये अचानक नहीं होते, इट टेक सम टाइम। आप Right. ये ना समझें कि जी लास्ट वीक तक या लास्ट मंथ तक मेरे नॉर्मल थे, एकदम सडनली वो बहुत ज़्यादा थिन हो Right. गए। इट्स डिपेंड्स हाउ यू ईट इन योर चाइल्डहुड। जब आपने बचपन में आपकी डाइट कैसी थी, व्हेन यू ग्रो अप तो उसका डाइट का बालों से डायरेक्टली रिलेशन होता है। अच्छा, आप बड़े होते हैं तो उसी हिसाब से बाल आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपकी डाइट आपकी स्ट्रॉन्ग थी तो ये शुरू में, जेनेटिकली नहीं है, इनहेरिट होता? इनहेरिटेड जो होता है बेसिकली वो मेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल में एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से जो होता है हेयर फॉल हो रहा होता है, मेल से रिलेटेड ज़्यादा होता है। फीमेल में जो ज़्यादा रिलेटेड हेयर फॉल की कॉजेज़ आती हैं उसमें जो है उनका जो बेसिकली एनीमिक हो जाती है फॉर सम रीज़न, उनका मंथली जो है ब्लड लॉस हो जाता है Right. मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। जिन ख़वातीन में हैवी पीरियड्स होते हैं तो उनमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अगर आप मेल्स में आ जाएंगे तो उसमें जो मेन रीज़न होती है वो जेनेटिक होती है, फिर स्ट्रेस आ जाता है, फिर हार्मोन्स आ जाते हैं। राइट। और अगर आप फीमेल में लेती हैं, जैसे कि मैं बताया कि वो अनीमिक हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनमें सेकेंडली जो है होता है स्ट्रेस का फैक्टर रहता है, फिर थर्ड अगेन उनमें भी एक हार्मोनल फैक्टर आ तो जाता कोई है। पर्टिकुलर एज पीरियड होता है? क्योंकि मेन में तो हम काफ़ी जल्दी हम देख लेते हैं हेयर लॉस, तो कोई स्पेसिफिक एज पीरियड होता है जिसमें हेयर लॉस ज़्यादा होता है? बेसिकली हेयर लॉस में भी अगेन 3 फेजेस आते हैं। वो आपके एडल्ट एज में जो है व्हेन यू क्रॉस 18 और 20 इयर्स तो उसमें ज़्यादा होता है। 3 फेजेस आते हैं। एक तो रेस्टिंग फेज आता है, उसमें आपके बाल ना गिरते हैं, ना बढ़ते हैं और ना जो है निकलते हैं, तो वो रेस्टिंग फेज विच इज़ कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। एक फेज़ आता है आपका हेयर फॉल का फेज़ आता है जिसमें आपके सिर्फ बाल गिर रहे होते हैं। राइट। और एक फेज़ आता है हेयर ग्रो का फेज़ आता है जिसको ये अपनी हेयर फॉल के बाद आता है जी या हाँ। उससे पहले आता है? हेयर फॉल के बाद आता है ये। अच्छा। बेसिकली कैटाजेनिक फेज, एनाजेनिक फेज और रेस्टिंग फेज, ये इस तरह हमारे टर्मिनोलॉजी में डिवाइड किया गया है। इसी तरह होता है कि कुदरती बात होती है, जैसे एक दरख्त के आपने पत्ते देखा होगा, वो गिरते हैं फिर दूसरे नए पत्ते आते हैं। Right. ये कुदरत की तरफ से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं अगर ये फेज़ 2 महीने से ज़्यादा चल जाता, फिर यू मस्ट बी वेरी मच वरीड अबाउट इट कि भाई ये मेरे क्यों इतना लंबा फेज़ क्यों हो गया, क्यों गिर रहे हैं ये बाल। तो ये नॉर्मली होता है। और नॉर्मली जो हमारी बुक्स कहती हैं कि अगर 100 से 150 बाल तक उन्होंने जो ब्रिटिश बुक्स हैं, अमेरिकन बुक्स में भी लिखा हुआ है
रिसर्च भी हुई है कि 100 से 150 बाल डेली का गिरना इससे नॉर्मल। इट्स नॉर्मल। हाँ, तो इसमें यू मस्ट नॉट बी वरीड कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बट आई अगेन से कि अगर ये आपके 100-150 बाल को महीनों से गिरे जा रहे हैं तो देन यू मस्ट बी वेरी मच वरीड अबाउट इट। बिल्कुल। लेकिन इफ सम टाइम इट डज हैपन, सो यू मस्ट नॉट बी तो वरीड। इससे वो होता है, गंजपन भी हो जाता है? ऑफ कोर्स गंजपन, ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए ये हो रहा है तो गंजपन हो सकता है अगर आप उसके ट्रीटमेंट सही नहीं ले रहे हैं। गंजपन की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे Right. एलोपेशिया कहलाता है, वो पैची एलोपेशिया होता है जो जगह जगह से गंजपन हो रहा होता है। राइट, बिल्कुल। ठीक है ना। और एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, वो मर्दों में होता है कि वो इस तरह एम शेप बन रहा होता है, आपके टेम्पोरल रीजन पे बाल गायब होते हैं, सामने से गायब हो रहे होते हैं। वो बेसिकली जो टिपिकल जो होता है वो जेनेटिक रीजंस की वजह से तो होता है कि इसके लिए आई थिंक काफ़ी होम रेमेडीज भी हैं, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा जिंजर लगा दें तो उससे ठीक हो Did जाए। you तो tried it or not? आप क्या कहेंगे Well, herbal remedies के मैं बारे ये में? कहूँगा कि होम रेमेडीज़ का सम टाइम नुकसान नहीं होता। मैं कभी पेशेंट्स अगर मुझसे कहता है कि जी हम ये अप्लाई कर लें, मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं एटलीस्ट उस टाइम में आप ट्राई ना करें। या फिर जो है कि अगर मैंने कहा है कि कोई दवा आपको 2 से 3 घंटे के लिए लगानी, कोई क्रीम हो के बालों में, तो वो आप उस दौरान आप ना लगाएं। बाद में अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई इट यू कैन डू इट, बट आज से कि होम रेमेडीज़ जो है आप यू कैन ट्राई ऑन योर आई मीन ऑन योर बॉडी, ऑन योर स्कैल्प, बट डोंट ट्राई ऑन योर फेस, क्योंकि वंस इट इज Right. गॉन रॉन्ग इट्स गॉन रॉन्ग। तो फिर बिल्कुल, उसको आपका फेस तो एवरीबडी सीज योर फेस ऑफ फर्स्ट। कोर्स, तो ये उसको जो चीज़ एकदम बिगड़ जाए उसको सही करना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, तो अगर बालों के लिए करना हो तो आप बालों में बेशक करें। ओकेजनली आप लगा सकते हैं, बट नॉट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एलोपेशिया के बारे में मैं आपको बताऊं, जो आप बेसिकली आप एलोपेशिया के लिए पूछ रही हैं कि जो पैचेस बन जाते हैं बालों में, उसमें लोग प्याज भी लगाते हैं, अदरक का पेस्ट भी लगा रहे होते हैं। ये होम रेमेडीज़ हैं, मैंने इसको नेट पे भी थोड़ा सा देखा है इसको, उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। अच्छा। लेकिन ये कि बेसिकली इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आप इस पर स्टेरॉइड क्रीम लगाएंगी और 2 से 3 मरतबा लगानी पड़ती है, और एक स्टेरॉइड जो है ओरली या फिर जो है इसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है इंट्रामस्कुलर वंस अ मंथ। ठीक है ना, वो इंजेक्शन लगता है, उसके बाद बाल आने के चांसेस होते हैं। सम टाइम ये होता है कि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, खुद ब खुद 1.5 से 2 महीने बाद खुद ब खुद सही हो जाता है। क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें क्या होता है आपकी बॉडी के सेल्स आपके अगेंस्ट हो जाते हैं और कुछ अर्से में सम टाइम नॉर्मल हो जाते हैं, तो आप रेगुलराइज हो जाते हैं। तो डॉक्टर तो कहते हैं यहाँ पे लोग क्रेडिट देते हैं अदरक और लहसुन को कि जी इसकी वजह से हो गया, लेकिन वो सम टाइम वो नॉर्मली भी हो रहा होता है। समटाइम्स हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर यहाँ पे आई थिंक मैं आपकी भी थोड़ी तारीफ करूंगी बिकॉज यू हैव परफेक्ट हेयर माशाल्लाह से। तो आप कभी हर्बल रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं या नॉर्मली ऐसे हैं या फिर आप अपने थोड़े रेमेडीज यूज करते हैं? जेनेटिक रीज़न भी है इसमें, क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी हेल्दी हेयर्स हैं। अच्छा। और मैंने जैसे कहा कि मेज़ में जो है जेनेटिक एफिलिएशन ज़्यादा आती है कि अगर फादर की तरफ से या मदर साइड से या फादर साइड से हैं तो वो स्ट्रांग होंगे, अगर कम है तो अल्टीमेटली आपके बाल कम होंगे। और दूसरा ये है कि मेरी जो वालदा हैं उन्होंने जो है आई रिमेंबर कि जब तक मैं स्कूल जाता था कभी शैम्पू नहीं लगाने दिया, उन्होंने जो है वो होम रेमेडीज़ जो है वो आंवले रीठे वगैरह का जो एक ज़माने में होता था, हाँ, तो उस वक्त वो करती थी। लेकिन जो है बाद में तो मेरे पास भी टाइम नहीं था और मैं अब उनको तकलीफ भी नहीं देता, तो आई यूज़ द शैम्पू बट नॉट रेगुलरली ऑन द रेगुलर बेसिस। अच्छा, तो शैम्पू रेगुलरली नहीं करना चाहिए? देखिए, शैम्पू रेगुलरली नहीं करना चाहिए। एक पहचान ये होती है शैम्पू की कि जब आपके बालों में जो है इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा खारिश सी फील हो रही है आपको, इट मीन्स द शैम्पू इज़ नॉट वर्किंग एंड नॉट सूटिंग योर हेयर्स। सो डू नॉट यूज़ द शैम्पू, चेंज योर शैम्पू और किसी डर्माटोलॉजिस्ट से बात कर लें। अगर आपके बालों में जो है डैंड्रफ है तो आपको उसी हिसाब से शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। एक और चीज़ आप शैम्पू के बारे में हमेशा याद रखें कि शैम्पू जो होता है सिर्फ आपके बालों में जो डर्ट होती है, जो ऑयली हो रहे होते हैं, जो ग्रीसी हो रहे होते हैं, उसको सफाई के लिए होता है और टू कंट्रोल द डैंड्रफ। इसके अलावा शैम्पू का कोई काम नहीं है। अगर आप ऐड में देख रहे हैं कि जी आपके बाल बड़े हो रहे हैं, आपके बाल लेंथी हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, वो हीरोइन सीढ़ी में चढ़ रही है तो वो लंबे हो गए बाल, डोंट बिलीव ऑन इट। ठीक है ना, तो ये इससे कोई शैम्पू का ताल्लुक नहीं। शैम्पू इज़ जस्ट टू क्लीन योर हेयर्स एंड टू रिमूव द डैंड्रफ, दैट्स इट। शैम्पू के बारे में तो हम ज़्यादा बात करेंगे बिकॉज वी रियली वांट टू टॉक अबाउट कि आप कौन सा शैम्पू आप चूज़ करें, कौन सा आपके बालों के टाइप को सूट करेगा। लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स गो बैक टू द हर्बल ट्रीटमेंट्स। तो आपको हाउ इम्पोर्टेंट इज़ ऑयल फॉर योर हेयर? कहते हैं हमारी सोसाइटी में भी ज़्यादा कहते हैं कि आप तेल लगाएं, मालिश करें। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? वेल, मालिश जो है, मसाज इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे एक
लॉजिकली भी अगर आप देखें तो इससे सर्कुलेशन आपकी तेज़ होती है स्कैल्प पे। जब भी सर्कुलेशन तेज़ होगी, दौरान खून आपका तेज़ होगा, तो बालों का आपको ग्रोथ अच्छी होगी। मसाज करना चाहिए, लेकिन अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाइग्रेसली मसाज ना करें, बहुत लाइट सा मसाज करें, या आप ब्रशिंग कर सकते हैं अपने बालों में। अगर आपके बाल ज़्यादा नहीं टूट रहे, आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और ऑयल की जहाँ तक बात है कि ऑयल को एक ज़माने में थ्योरी थी कि ओवरनाइट आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो, और बहुत ज़्यादा ऑयल कर रहे हैं कि मतलब है कि मुंह पे बहकर आ रहा है, इसे सर तक कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि इसके पीछे अब नई रिसर्च जो है वो उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप ऑयल अपने बालों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं और बहुत फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, लाइक ओवरनाइट आपने अप्लाई कर लिया, तो उसमें होता है कि आपके जो है एयर जो है ब्लॉक हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है आपकी स्कैल्प को। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली आपके बाल जो है वो टूटने लगते हैं। योर हेयर इज लाइक ए प्लांट, यू नो, अगर आप उसके प्लांट की ऑक्सीजन आप ब्लॉक कर देंगे तो अल्टीमेटली वो मुरझा जाएगा। ठीक है। रेकमेंडेड टाइम पीरियड क्या है कि आप कितनी देर तक लगा के रखें? फॉर 4 to 6 आवर दैट्स सफिशेंट। और इसमें मैं ये मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि हम ऑयल लगाएं, तो हफ्ते में 2 दिन ही सफिशेंट, 2 से 3 दिन मैक्सिमम। और अगर आप उस ऑयल में कोई भी ऑयल ले रहे हैं, अगर स्पेशली अगर आपको डैंड्रफ है तो ऑलिव ऑयल इज़ गुड फॉर यू टू कंट्रोल योर डैंड्रफ। तो उसमें अगर आप जो है विटामिन ई की जो कैप्सूल्स आते हैं, उसमें आप 1 से 2 कैप्सूल, एक जो कि साउथ जेल कैप्सूल होता है, वो मिक्स कर लें अगर आप ऑयल में। अच्छा, थोड़ा क्रश करके क्रश नहीं करते बल्कि सॉफ्ट जेल होता है, अंदर से लिक्विड होता है अंदर, हाँ, तो वो मिक्स हो जाता है ऑयल के साथ। या आप डायरेक्ट बालों में, क्योंकि वो आपके घने होते हैं बाल, ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं होता उस कैप्सूल से, तो आप ऑयल में मिक्स कर सकते हैं और 4 से 6 घंटे के लिए अपने बालों में आप लगाएंगे, तो उससे आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा, तो अब आजकल हम ऑयल की वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आई थिंक देयर इज नारियल का तेल, देयर इज सरसों का तेल, देयर इज ऑलिव ऑयल। सो व्हिच इज द बेस्ट ऑयल फॉर योर हेयर? वेल, वो भी डिपेंड करता है कि आपके बालों का टाइप कैसा है, ऑयली, ड्राई। वेल डेफिनेटली इट डिपेंड्स, बट लेकिन मेनली जो होता है कि अगर आपके बालों में खुश्की है, डैंड्रफ है, तो ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। बाकी जनरली जो सारे ऑयल इज ऑल सेम, इज नो डिफरेंस। अच्छा, तो विल टॉक अबाउट दिस एंड विल टॉक अबाउट, हम शैम्पूज के बारे में बात करेंगे, हमें अभी डैंड्रफ के बारे में बात करनी है, जनरली हम हेयर केयर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, ब्यूटी एंड फिटनेस विल बी राइट बैक।